हाय एवरीवन। सो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दी एंड इन बाइपोलरिटी के बारे में। ये 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। क्योंकि हम इसे एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से इसे पढ़ेंगे, ज़्यादा हम अपने टॉपिक से इधर उधर भटकेंगे नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा करके थोड़े से बैकग्राउंड को भी क्लियर कर लेंगे, सो दैट हमें प्रेजेंट टॉपिक की थोड़ी अच्छे से डेप्थ में हमें नॉलेज मिल जाए। सो सबसे पहले रशिया में रशियन एम्पायर होता था। देन व्लादिमीर लेनिन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि मार्क्सिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया और फिर रशियन रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, और जिसके कारण 1917 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली इंस्पायर करती थी अपने आप को सोशलिज्म के आइडिया से। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है दैट सोशलिज्म क्या है। सो बेसिकली सोशलिज्म, फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री है, सो उस फैक्ट्री में जितने भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उन सारे जितने भी वर्कर्स है फैक्ट्री के उन सबके बीच में बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, और ये बेसिकली कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। सो फुल फॉर्म यूएसएसआर का होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है दैट व्हाट वाज यूएसएसआर, इसकी स्थापना कैसी होती है, स्टार्टिंग इसकी कैसी होती है। सो वंस मोर 1917 में 1917 में व्लादिमीर लेनिन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जो कि मार्क्सिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे और कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। तो कैपिटलिज्म के बारे में जिनको नहीं मालूम है, सो कैपिटलिज्म बेसिकली अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता था, जहाँ पे कंट्री कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करता था इकोनॉमी में। जैसे इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा रन की जाती थी। तो अभी हम यहाँ पे अपने बैकग्राउंड क्लियर कर चुके हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी मेन टॉपिक दैट व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सो सोवियत सिस्टम का जो गवर्निंग मॉडल था वो कुछ ऐसा था दैट कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और अपोजिशन की पार्टी अलाउड नहीं थी, और जो इकॉनमी थी वो टोटली स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोपियन कंट्रीज, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्हें यूएसएसआर ने फासिस्ट फोर्सेस की चंगुल से छुड़ाया था। मेनली जो फैसिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पर कब्जा कर लिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। सो यूएसएसआर जब वर्ल्ड वॉर 2 में कूदा तो उसने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लिबरेट करा दिया था फ्रॉम फैसिस्ट फोर्सेस। सो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो बेसिकली एक पपेट कंट्री बन चुकी थी यूएसएसआर की, और बाय द टाइम इन्हीं कंट्रीज की फॉर्मेशन से ये ग्रुप और बड़ा हुआ, और करंटली बाय द टाइम ये 15 देशों का ग्रुप बन चुका था। सो इन देशों के ग्रुप को जिसको कि ऑब्वियसली लीड करता था यूएसएसआर, इन्हें सेकेंड वर्ल्ड भी कहा जाता था। जिन कंट्रीज को यूएसए लीड करता था और जिनमें कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आती थी उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे। जिस ब्लॉक को यूएसएसआर लीड करता था जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आती थी और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आती थी, सो उन्हें सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते थे या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते थे, बिकॉज वहाँ पे सोशलिज्म फॉलो किया जाता था। और ये सारे के सारे देश एक मिलिट्री अलायंस में अपने आप को बाइंड अप किए हुए थे। उस मिलिट्री अलायंस का नाम था ऑब्वियसली वार्सो पैक्ट, जो कि 1955 में नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया इस पूरे ब्लॉक को लीड करता था यूएसएसआर। नाउ सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पार्टी उभर के निकला, बिकॉज उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। ऑब्वियसली यूएस के कंपैरिजन के हिसाब से और यूएस के कंपैरिजन में डेवलप नहीं थी, बट आफ्टर यूएस द मोस्ट डेवलप इकोनॉमी अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो यूएसएसआर की इकोनॉमी को सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को कहा जा सकता है। क्योंकि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वहाँ पे काफ़ी बड़ा नेटवर्क था कम्युनिकेशन का। वहाँ अगर आपको पता होगा, आप अफेयर्स को फॉलो करते हैं, देन आपको पता होगा दैट रशिया में नेचुरल गैस, नेचुरल एनर्जी लाइक ऑयल, आयरन, स्टील वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। सो जितनी भी चीज़ें सोवियत यूनियन में यूज़ की जाती थी, चाहे आप पिन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, या फिर बड़े बड़े टैंक्स ले लीजिए, कार्स ले लीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनवाई जाती थी। सो भले ही उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ के या फिर कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ थी उनकी क्वालिटी से मैच नहीं होती थी, बट देन ऑल्सो
जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी चीज़ें कंट्री के द्वारा ही बनाई जाती थी। मगर एक प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा था जो कि सोवियत यूनियन में फॉलो किया जाता था, दैट वो अपने सिटीजन्स की एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करते थे। फॉर एग्जांपल जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और फॉर एग्जांपल सम अदर वेलफेयर स्कीम्स, वो सारी स्कीम्स पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, सो दैट जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफर किया जा सके। एज वेल एज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे यूएसएसआर में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, ऑब्वियसली बिकॉज जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा एम्प्लॉयड थे किसी न किसी तरीके से, बिकॉज वहाँ पे सोशलिज्म चलता था। फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री चल रही है उसमें 50 वर्कर्स है और उस फैक्ट्री को चलाने में अगर जितने का भी प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट जो था वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता था, वो जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारे के सारे प्रॉफिट को जितने भी वर्कर्स होते थे उनके बीच में बांट दिया जाता था। सो देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये काफ़ी एक कहा जा सकता है कि अनइमेजिनेबल थिंग है दैट आज के डेट में भी हम अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, वेर एज यूएसएसआर इतने सालों इतने दशकों पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका था। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। हाउएवर बाय द टाइम, क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट कंट्री था, वहाँ पे एक ही आदमी का राज चलता था, सो वहाँ पे तानाशाही चलती थी। सो वो बाय द टाइम सोवियत यूनियन काफ़ी एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप का, एक अथॉरिटेरियन टाइप का एक लीडरशिप बन चुका था। सो क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, तो लोग वहाँ पे काफ़ी घुटन महसूस करते थे। सो क्योंकि वहाँ पे किसी जनता के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। गवर्नमेंट के पास अगर पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने जेब से तो पैसा निकाल नहीं रही है, गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा जा रहा है वो पैसा भी गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करके ही लेकर के आती है। सो एक तरीके से डेमोक्रेसी का ये बेनिफिट होता है दैट हमेशा गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। वेराज क्योंकि सोवियत यूनियन एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका था, तो वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी पीपल को, इसलिए वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता था और सोवियत यूनियन को बेसिकली एक रिफॉर्म की ज़रूरत थी। कम्युनिस्ट पार्टी का काफ़ी टाइट कंट्रोल था, मगर जैसा कि मैंने बात की कि वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जो करप्शन बहुत ज़्यादा होता था, लोग काफ़ी तंग आ चुके थे, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। सो बेसिकली जैसे कि हमने पहले बात की दैट यूएसएसआर 15 देशों का एक समूह था। जब यूएसएसआर पहले फाउंड हुआ था तो यूएसएसआर में बेसिकली 4 कंट्रीज आती थी। लेटर ऑन जैसे कि हमने बात की वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज को लिबरेट कराया गया वो इसमें ज्वाइन करते गए, तो लेटर ऑन जाकर के ये 15 देशों का एक ग्रुप बन चुका था। सो 15 देशों के जो ये जितने भी 15 देश थे, ये सारे देश भी इसी तरीके से सफ़र कर रहे थे कि वो, क्योंकि वो भी एक एक तरीके से कम्युनिस्ट देश बन चुके थे और एक तरीके से यूएसएसआर की पपेट गवर्नमेंट ही वहाँ पे बैठे रहती थी बाकी के 15 देशों में। सो उन देशों में भी काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट होने लगा एंड दिस लेड टू ह्यूज प्रोटेस्ट, काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे सारी जगह पे। और सोवियत यूनियन बीइंग कम्युनिस्ट, उन्होंने हमेशा से सप्रेस करने का ट्राई किया पब्लिक के ऊपर। जब भी प्रोटेस्ट होते थे तो वहाँ पे काफ़ी ब्रूटल सप्रेशन किया जाता था। सो ये प्रोटेस्ट एक्सपैंड करते करते बाकी के 15 देशों में भी ये प्रोटेस्ट फैल चुके थे नाउ, क्योंकि बस पेपर पे दिखाने के लिए रशिया वन ऑफ द मेंबर था इन 15 देशों में से। सो बट जितनी भी बाकी कंट्रीज थी उन सारी कंट्रीज को डोमिनेट रशिया ही करता था। एवरीथिंग वाज गवर्न फ्रॉम बेसिकली रशिया, और बाकी के जितने भी 15 देश थे वो सारे के सारे एक तरीके से सौतेला व्यवहार अपने आप से महसूस करते थे या फिर एक तरीके से अपने आप को निगलेक्टेड महसूस करते थे। सो नाउ ये जो अनरेस्ट था ये 15 देशों में पूरी तरीके से फैलने लगा, सब जगह प्रोटेस्ट होने लगे। एंड नाउ दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो दूसरी तरफ इसके साथ साथ कोल्ड वॉर भी चल रही थी यूएसए के साथ, यूएसएसआर की। सो कोल्ड वॉर में आर्म्स रेस में भी सोवियत और अमेरिका दोनों भिड़े हुए। जैसे कि हमने बात की कि सोवियत यूनियन की इकॉनमी डेवलप्ड थी बट यूएस के हिसाब से उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो इन्हें काफ़ी हैवी कॉस्ट भी पे करना था आर्म्स रेस को कंटिन्यू रखने के लिए। आर्म्स रेस, आप इतने ज़्यादा आर्म्स बनाएंगे, इतने ज़्यादा एमुनेशंस बनाएंगे, उन एमुनेशंस को रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, उन्हें मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी हैवी कॉस्ट आती है, तो वो हैवी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा भरना पड़ता था। और क्योंकि सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था, तो
और वहाँ के जो वेस्टर्न लोग थे उन लोगों की लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ या फिर आप बोल सकते हैं इकोनॉमिकल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर थी इस सोवियत के सिटीजन से। सो जब ये डिफरेंस इन दोनों ने अपने आप में देखा, आई मीन जब सोवियत के लोगों ने देखा दैट वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों की लाइफ इतनी बेटर, वहाँ की इकोनॉमी इतनी बेटर है, देन ये गुस्सा और भड़कते गया। और लेटर ऑन क्या होता है, क्योंकि अब यूएसएसआर को तो खैर धक्का लग जाता अगर वो अमेरिका से एक कदम पीछे रह जाता तो क्योंकि यूएस अफगानिस्तान में घुसा, यूएसएसआर भी अफगानिस्तान में 1979 में घुस गया। और उसके बाद होता क्या है, क्योंकि अब आप एक वॉर में घुस रहे हैं तो आप ऐसे ही मतलब कि पहले आप खुद आर्म्स रेस में, आपकी इकॉनमी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है नाउ, अब आप एक वॉर में घुस रहे हैं, सो आपको और ज़्यादा उसमें खर्च होगा। सो उसके चलते क्या हुआ कि रशिया में, आई मीन सोवियत यूनियन में जो 15 देशों का एक समूह था, इनमें फूड शॉर्टेज होने लगी, काफ़ी लोग फूड शॉर्टेजेस से भी मरे। और रशिया की जो सोवियत की जो इकॉनमी थी वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो गई, करीब करीब एकदम चरमरा चुकी थी। सो नाउ ये हमने कवर कर लिया व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। नाउ वी मूव ऑन टू दी गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। बेसिकली गॉर्बाचेव कौन थे? गॉर्बाचेव, इनका पूरा नाम था मिखाइल गॉर्बाचेव। ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के। बाय नाउ अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी भी अलाइव है। सो मिखाइल गॉर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने थे। बेसिकली जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर ही होता है। सो बेसिकली ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। सो जनरल सेक्रेटरी ये बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में। और इन्होंने इनकी एक काफ़ी लिबरल सोच थी। सो बेसिकली ये काफ़ी तरीके के रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे जो कि इन्हें लगता था कि यूएसएसआर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे ना रह जाए। सो इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन सुधारने की काफ़ी कोशिश की। और अपने जो रिफॉर्म्स थे उनमें काफ़ी जगह पे डेमोक्रेसी को भी इंट्रोड्यूस करा है। कई तरीके के अकाउंटेबल रिफॉर्म्स इन्होंने चलाए। सो लेटर ऑन, सो बिकॉज इन्होंने कुछ लिबरल रिफॉर्म्स लेकर आने की सोची थी। सो क्योंकि जैसे हमने बात की दैट सब जगह जितने भी 15 देश थे सब जगह पे एक तरीके से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो चुके थे। सब जगह पे लोग अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे थे। सो नाउ हमेशा क्या होता था दैट यूएसएसआर अपनी जो मेन बड़ी आर्मी थी जिसे रेड आर्मी कहते थे, वो अपनी आर्मी को भेज देता था। और वहाँ पे वो आर्मी जाकर के ब्रूटल मतलब कि दबा देती थी सारे जितने प्रोटेस्ट रहते थे उन सभी लोगों को। बट क्योंकि गॉर्बाचेव को कुछ तरीके से अपने रिलेशन वेस्ट के साथ अच्छे करने थे, सो उन्होंने इस बार अपनी आर्मी को इंटरवीन करने के लिए नहीं भेजा। और एक तरीके से यूएसएसआर कोलैप्स करने लगा। बिकॉज यूएसएसआर कोलैप्स इसलिए करने लगा क्योंकि सब जगह पे ऑब्वियसली प्रोटेस्ट चल रहे थे और आर्मी मिखाइल गॉर्बाचेव ने भेजी नहीं। सो सब जगह की गवर्नमेंट एक एक करके गिरने लगी। और एक तरीके से करते करते जितने भी कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर के ग्रुप में आती थी वो सब डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं। अब डिसइंटीग्रेशन के लिए काफ़ी बड़ा जिम्मेदार मिखाइल गॉर्बाचेव को खुद ही ठहराया जाता है, क्योंकि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि इन सारे रिफॉर्म्स को अपोज करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ऑब्वियसली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ऑब्वियसली वैसा ही हुआ, वो होना भी था दैट बिकॉज पीपल अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे। और ऑब्वियसली अगर किसी की लाइफ बेटर है ऑब्वियसली वो आदमी वही लाइफ चुनेगा। आपको इंसान का ये एक नेचर होता है दैट वी ऑलवेज वांट टू बी दी बेस्ट, वी ऑलवेज वांट टू बी दी बेटर वन। सो दैट हैपेंस। सो यूएसएसआर एक तरीके से डिसइंटीग्रेट कर गया एंड इसका जिम्मेदार एक तरीके से मिखाइल गॉर्बाचेव को भी ठहराया जाता है। ऑल्दो उनके इंटेंशंस अच्छे थे बट देन ऑल्सो सो ये जो कूप होता है तकनीक, कूप का बेसिकली मतलब होता है तख्ता पलट। सो ये तख्ता पलट होता है 1991 में। सो ऑब्वियसली डेट को, ईयर को याद रखिएगा, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था। और ये बेसिकली जो उस समय प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे उसके चलते डिसइंटीग्रेट किया। ये काफ़ी जो हार्ड लाइनर्स थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं पसंद करते थे, जो आम जनता में लोग थे, उनके द्वारा ये कराया गया था। सो इन जो हार्ड लाइनर्स थे, काफ़ी सारे हार्ड लाइनर्स थे, उसमें से एक आदमी थे, उनका नाम था बोरिस येल्टसिन। रिमेंबर दिस नेम। ये रशिया के पहले लीडर थे। सो ये एक नेशनल हीरो की तरह उभर के आते हैं। और ये इन्होंने स्थापना की रशियन रिपब्लिक की, जहाँ पे इन्होंने एक इलेक्शन कराया। ये काफ़ी पॉपुलर इलेक्शन जीत गए।
और इन्होंने एक तरीके से जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था यूएसएसआर का उसको झकझोरना स्टार्ट कर दिया और एक तरीके से उसको डिसमेंटल कर दिया। सो यहाँ पे एक बात समझने वाली है दैट अभी हमने बात की दैट रशिया भी वन ऑफ द मेंबर्स था उन 15 देशों में से। सो रशिया हर जगह पे एक गवर्नमेंट रहती थी। सो बोरिस येल्टसिन को बेसिकली मिखाइल गॉर्बाचेव ने अपॉइंट किया था कि वो रशिया में जाकर के गवर्नमेंट को चलाएं। सो वहाँ पे गवर्नमेंट को जाकर चलाने के बजाय उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में ही रिवोल्ट कर दिया और एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम था उसको हिला दिया और धीरे धीरे करके जो पावर थी वो यूएसएसआर से छिनती चली गई। सो ये एक काफ़ी इसलिए एक तरीके से बोरिस येल्टसिन को एक तरीके से नेशनल हीरो दिखाया जाता है बिकॉज उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था यूएसएसआर के अगेंस्ट, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है बिकॉज आप यूएसएसआर के अगेंस्ट मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में अगर आप बोल रहे हैं देन ऑब्वियसली आपके साथ कुछ भी किया सकता है, आपको वो लोग किडनैप करा लेंगे, गुमशुदा कर देंगे, मे बी आपको मार डालेंगे। सो इसलिए इन्हें एक नेशनल हीरो के तौर पे भी पेश किया जाता है। सो एज हमने बात की दैट यूएसएसआर की इकोनॉमी स्टैग्नेंट होते जा रही थी। सो बेसिकली जो कई यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ऑब्वियसली जो कि यूएसएसआर के साथ थी वो अलग होना चाह रही थी और उन्हें अलग होने का और बड़ा रीज़न मिल चुका था। नाउ वो अलग इसलिए होना चाह रही थी बिकॉज उनकी इकॉनमी काफ़ी बेटर थी, उनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी बाकी के देशों से। सो होता क्या था दैट जितने भी देश थे सारे देशों जो कि ज़्यादातर देश जो थे जो कि यूएसएसआर में आते थे वो सारे के सारे गरीब देश थे और ये जो कुछ यूरोपियन देश थे ये काफ़ी अमीर देश थे। सो इनसे इनका जो टैक्स था वो इन्हें ऐसा फील होता था दैट इनका जो मेहनत है इनकी जो टैक्स है ये काफ़ी ज़्यादा दूसरे देशों में बट रही है। सो बेसिकली उनका ये एक मेंटालिटी भी था अलग होने का। नाउ जैसा कि हमें पता है दैट कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी पार्ट थी यूएसएसआर की, केवल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नहीं थी, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी थे। सो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी वो अलग नहीं होना चाह रही थी यूएसएसआर से और इसका मेन रीज़न ये था वो अलग इसलिए नहीं होना चाह रहे थे बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज काफ़ी गरीब कंट्रीज थी और काफ़ी वीक कंट्रीज थी। आज के डेट में भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो कि काफ़ी हद तक एक तरीके से आप मान सकते हैं कि रशिया की पपेट गवर्नमेंट ही वहाँ पे बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप बेलारूस भी देख सकते हैं। सो ये रीज़न था दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्यों अलग नहीं होना चाह रही थी एज वेल एज उनकी इकॉनमी काफ़ी पुअर थी। सो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था यूएसएसआर के साथ रहने से और एज वेल एज क्योंकि उन्होंने वार्सो पैक्ट को साइन किया हुआ था। सो उन्हें एक तरीके से मिलिट्री एड भी मिलती थी यूएसएसआर के तरफ से। सो इन दिसंबर 1991 येल्टसिन की तरफ से, येल्टसिन कौन थे जो कि नेशनल हीरो बन के उभरे थे, बोरिस येल्टसिन। सो बोरिस येल्टसिन जो कि लीडर थे उस समय के रशिया के, और रशिया ने, यूक्रेन ने, बेलारूस ने और कुछ और भी मेजर रिपब्लिक्स थे, कुछ और भी देश थे जो कि जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट वो यूएसएसआर से अब बाहर आ चुके हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का रूल वहाँ पे अब नहीं चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे बैन हो चुकी है। सो कैपिटलिज्म को वहाँ से हटा करके कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दिया गया और कैपिटलिज्म को हटा करके वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया गया। और जहाँ पर भी आप देखेंगे अगर एक हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट जितनी भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, जितनी भी कंट्रीज जो कि सोवियत यूनियन से टूट के अलग होती है वो सारी की सारी कंट्रीज एक तरीके से अपने आप को कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म और सोशलिज्म से हटा करके अपने आप को डेमोक्रेसी पे और कैपिटलिज्म पे शिफ्ट कर लेता है। एज सबको पता था कि वो एक बेटर वे है ऑफ गवर्निंग। सो क्योंकि नाउ रशिया भी डिसइंटीग्रेट करके अलग हो चुका था सोवियत यूनियन से, बट जैसे जैसे ये सब देश डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, ये डिसइंटीग्रेशन करने के बाद एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना की जाती है जिनके कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के मेंबर्स थे। सो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना की जाती है और रशिया जो था वो बेसिकली एक तरीके से सक्सेसर बन गया सोवियत यूनियन का, क्योंकि सोवियत यूनियन की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट थी उसको ऑक्यूपाई किया था रशिया ने। और रशिया नहीं, वो इंटरनेशनल बाकी की जो ट्रीटीज साइन हो रही थी उस समय कोल्ड वॉर के दौरान उन सारी ट्रीटीज पे कमिटमेंट पे अड़ा रहा था। सोवियत यूनियन ने जो साइन की थी वो सारी की सारी रशिया भी अब मानता था। और सोवियत यूनियन ही एक लौता
न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट रहा। जितने भी 15 देश थे सब में केवल एक रशिया ही था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और उसने ही डिसआर्म करने के जितने भी मेजर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिल करके उसको कंटिन्यू किया। सो नाउ इसके साथ अंत हो जाता है यूएसएसआर का। सो अगर आपको आई होप कि यहाँ तक सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सो नाउ इसका आंसर ये होगा दैट क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि लोग प्रोटेस्ट करते, सो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी बातें सुन के उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकालने के बजाय उनके प्रोटेस्ट पे मैसिव सप्रेशन किया जाता था, काफ़ी ब्रूटल तरीके से उन्हें सप्रेस किया जाता था। सो इन सारी चीज़ों के चलते वो पीपल के एस्पिरेशन को मीट नहीं कर पाया, उसके चलते यूएसएसआर कोलैप्स किया। सेकेंडली इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो चुकी थी यूएसएसआर की, इकोनॉमिकली यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आर्म्स रेस एंड ऑल। सो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट होने लगी, और इसके चलते यूएसएसआर बाय द टाइम वहाँ पे कंज्यूमर शॉर्टेज होने लगी क्योंकि लोग गरीब होने लगे। अब लोग गरीब हो रहे हैं, लोग पहले खाना खाएंगे या फिर बच्चों के लिए खिलौना खरीदेंगे, ये एक तरीके से कंज्यूमर शॉर्टेज होने लगे। एक तरीके से फूड शॉर्टेज भी वहाँ पे होने लगे थे बिकॉज अफगानिस्तान में यूएसएसआर की आर्मी घुस चुकी थी और वहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो चुकी थी। सो नाउ ये कुछ रीजंस थे जो कि लीड करते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डिड दिस सिस्टम बिकम वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। यहाँ पे स्टैग्नेट क्यों हो जाता है, यहाँ पे सिस्टम क्यों वीक हो जाता है। सो नाउ हम इसके बारे में बात करते हैं। सो नाउ इसका आंसर कई हद तक क्लियर है, इसके पहले भी हमने बात की हुई है। बिकॉज सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो ऑब्वियसली डेवलप्ड इकोनॉमी थी, बट बिकॉज ऑफ आर्म्स रेस इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करके रखना, इतनी बड़ी एक आर्मी को मेंटेन करके रखना, और इतने सारे जो उसके सैटेलाइट देश थे, सैटेलाइट देश का बेसिकली मतलब है उनको उसके जो अलायंस में आने वाले जो देश थे वो उन सारे देशों की जो डेवलपमेंट थी उसको देखना, और बाकी के जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जो कि उनके अलायंस का एक पार्ट थी उनकी डेवलपमेंट को देखना। तो ये इतने सारी चीज़ों का खर्च संभालना एक बहुत बड़ा बर्डन हो चुका था यूएसएसआर की इकोनॉमी पे। तो इस तरीके से यूएसएसआर की इकोनॉमी बाय द टाइम खर्चा ज़्यादा हो रहा था और रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था। सो बाय द टाइम ये इसकी जो इकोनॉमी थी ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगी है, बाय द टाइम ये स्टैग्नेंट होने लगी। एट द सेम टाइम जितने ऑर्डिनरी सिटीजन थे वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके थे, वो समझते थे अब चीज़ों को, और वो जानते थे दैट इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है वेस्टर्न कंट्रीज। सो वो एक तरीके से अपने देश को भी उस हिसाब से मैच करने लगे थे, और उस हिसाब से बेसिकली वेस्टर्न वॉज बेटर दैन कैपिटलिज्म। वेस्टर्न जो सिस्टम था वो कैपिटलिज्म जो उसका था वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। इस चीज़ की नॉलेज लग चुकी थी अब वहाँ की आम जनता को, और वो जो सच्चाई थी दैट सोशलिज्म उतने बेहतर तरीके से वर्क नहीं करता है। सो ये चीज़ अब सामने आ चुकी थी, सबके सामने आ चुकी थी। सो ये भी एक तरीके से सेटबैक हो चुका था सोवियत यूनियन के लिए। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट कुड ऑल्सो बी दैट सोवियत यूनियन ने नियरली 70 साल तक करीब रूल किया था, और वो लोग डेफिनेटली ज़रा सा भी अकाउंटेबल नहीं थे पीपल के लिए। आम जनता को, पब्लिक को ज़रा सा भी वो अकाउंटेबल नहीं थे, और एक तरीके से जनता जो थी वो थक चुकी थी करप्शन को देख के, स्लो डेवलपमेंट को देख के, एडमिनिस्ट्रेशन को देख करके एक तरीके से थक चुकी थी। और जो इनएबिलिटी थी, मतलब कि कोई गलती हो जाती थी उसको करेक्ट तक नहीं किया जाता था, और जो गवर्नमेंट की जो चाहत थी अपने आप को, मतलब कि अपने आप की करप्शन को बाहर शो ना करने की, यानी कि ओपननेस ना देने की, थोड़ा सा क्वेश्चनेबिलिटी ना उठाने देने की, प्रोटेस्ट ना करने देने की। सो इन सारी चीज़ों के चलते भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज तरीके से, काफ़ी ऑथोरिटेरियन तरीके से वर्क करती थी। सो बाय द टाइम जैसे लोग देखते थे दैट वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिबरल रिफॉर्म्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्रीडम टू स्पीच है, काफ़ी तरीके से ऐसे फ्रीडम्स हैं। सो ये जो ब्यूरोक्रेटिक और ये ऑथोरिटेरियन टाइप का जो रिजीम हो चुका था यूएसएसआर में, सो इस चीज़ को देखते हुए लोगों को काफ़ी घुटन होती थी, और इस तरीके से लोगों की जो पॉपुलैरिटी थी, बैकिंग थी जो कम्युनिस्ट पार्टी की, वो एक तरीके से ख़त्म होने लगी थी। नाउ बैकिंग इसलिए थी बिकॉज जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो 1917 में बहुत मैसिव प्रोटेस्ट करती थी जनता, ताकि जनता को खुद चाहिए था दैट ये जो यूएसएसआर ये बने, इसकी स्थापना हो। बट बाय द टाइम यही यूएसएसआर एक तरीके से लोगों के लिए घुटन बन चुका था, क्योंकि रेवोल्यूशन हुई थी, रेवोल्यूशन में जनता ने साथ दिया था, बट
गवर्नमेंट जनता का साथ नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट जनता के लिए काम नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट खुद ही करप्ट हो चुकी थी। सो नाउ जब गोर्बाचेव आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नहीं तो यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाएगा बाकी देशों से। सो उन्होंने जब ये सारे रिफॉर्म्स लेकर के आया ताकि वो वेस्टर्न कंट्री से कैचअप कर सके, सो देन ऑल्सो यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। सो क्योंकि गोर्बाचेव रिफॉर्म्स ला रहे थे, गोर्बाचेव ने बोला भी था कि दैट वो रिफॉर्म्स लाएंगे और वो रिफॉर्म्स ला भी रहे थे, देन ऑल्सो सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स कर जाती है। तो यहाँ पे इसके आंसर के बारे में हम बात करेंगे। सो काफ़ी बेसिक चीज़ है ये, दैट रिफॉर्म्स जो थे और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो लूज़ करना था, ये जो सिस्टम था ये पूरा गोर्बाचेव ने काफ़ी लेट किया, काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया करने में। एक सेक्शन था जो सोवियत सोसाइटी का जो एक सेक्शन था उसका ऐसा मानना था दैट गोर्बाचेव और जल्दी ये सारे रिफॉर्म्स ला सकते थे। वो जनता जो थी वो काफ़ी हद तक जल्दबाजी कर रही थी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी उनके पॉलिसीज से। उन्हें ऐसा नहीं लगता था दैट उनको कोई बेनिफिट होने वाला है, जनता को ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें कुछ बेनिफिट होगा। आज वहाँ पे भूखमरी हो रही थी, वहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो रही थी। सो ये सारे कुछ रीजंस हैं दैट जो कि गोर्बाचेव के इनिशिएटिव के बाद भी काफ़ी हद तक यूजलेस साबित होता है गोर्बाचेव के इनिशिएटिव को। एज वेल एज कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग सर्व करते थे उनका कुछ अपोजिटिव व्यू था। उनका ऐसा मानना था दैट उनके हाथ से पावर कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रही है और गोर्बाचेव कुछ ज़्यादा ही जल्दी मूव कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना था। वैसे जनता का मानना था दैट गोर्बाचेव कुछ ज़्यादा ही धीरे ही मूव कर रहे हैं। और बाय द टाइम क्योंकि गोर्बाचेव जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, गोर्बाचेव के हाथ से सपोर्ट चला गया और एक तरीके से पब्लिक से भी गोर्बाचेव मतलब कि पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं था गोर्बाचेव को, और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट नहीं था गोर्बाचेव को। तो लेटर ऑन एक तरीके से हो गया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाला हालत हो गया था गोर्बाचेव के लिए। सो बाय द टाइम ही लॉस्ट ऑल हिज पॉपुलैरिटी, ऑल हिज सपोर्ट, एंड एक तरीके से उनकी जो पॉलिसीज थी वो अनएडिक्वेट साबित हुई। एक और रीज़न जो है वो है दैट जो बाकी की जो सैटेलाइट कंट्रीज थी आई मीन जो मेंबर कंट्रीज थी यूएसएसआर की, वो सारी जो कंट्रीज थी उन सारी कंट्रीज में एक डिज़ायर आने लगा था, एक नेशनलिज्म आने लगा था, एक सोवरेनिटी की एक फीलिंग आने लगी थी। उसमें से रशिया भी एक था, और उसमें से जो बाल्टिक रिपब्लिक्स होते हैं जो कि सबसे अमीर देश थे यूएसएसआर के, वो बाल्टिक नेशन से एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया आज की डेट में ये यूएसए के सपोर्ट में है। तो ये काफ़ी बड़ा फेलियर है रशियन फेडरेशन का दैट अपने ही वो एलाइज को अपने साथ नहीं रख सके। आज के डेट में उनके दुश्मन के साथ में उनके एलाइज भी मिले हुए हैं। यूक्रेन और जॉर्जिया में, यूक्रेन बाय द वे वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्री था सोवियत यूनियन का। सो इन सारे देशों में भी एक तरीके से सोवरेनिटी की, एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगती है। सो इन सारे देशों को भी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, और इन सब के काफ़ी अलग अलग व्यूज़ होते हैं। और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी लिबरल इनिशिएटिव्स को, अपने लिबरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। एंड बाय द टाइम ऐसा लोगों का मानना था दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में सबसे मैसिव, सबसे ज़्यादा बड़े तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि वहाँ की जो रिलीजियस डिफरेंसेस है उसको देखते हैं और वहाँ की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए सबका एस्टिमेशन ऐसा था दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सबसे मैसिव अनरेस्ट होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, थिंग्स पूरी तरीके से अपोजिट हो गए, और एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन था सोवियत यूनियन के अपने मेंबर्स के बीच में ही। एक तरीके से सिविल वॉर ही छिड़ी हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी। मिखाइल गोर्बाचेव को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते नहीं थे। सो ये इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया। नाउ हियर कम्स द थर्ड टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो कई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं डिसइंटीग्रेशन की यूएसएसआर के। सो वन ऑफ दी सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस ये होता है दैट जो कोल्ड वॉर थी अब वो एंड हो चुकी थी। अब वो जो एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था इन दोनों ही देशों के बीच में दैट कौन सा सिस्टम बेटर है, सोशलिज्म बेटर है, कैपिटलिज्म बेटर है, डेमोक्रेसी बेटर है, या कम्युनिज्म बेटर है। वो एक तरीके से वो एक जो इशू था वो डिस्प्यूट ख़त्म हो चुका था, और दोनों ही जो मिलिट्री थी, दोनों ही देशों की जो मिलिट्री थी जो वो एक तरीके से आर्म्स रेस में घुसी हुई थी। मैसिव तरीके से आर्म्स बनाए जाते थे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते थे। अब उम्मीद की जा रही थी कि वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। वो जो मिलिट्री ब्लॉक्स बने हुए थे दोनों ही देशों के बीच में, उनके बीच में जो कन्फ्रंटेशन चलती थी, अब उम्मीद की जा रही थी कि वो कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो जाएगी और दुनिया के बीच में शांति की स्थापना हो जाएगी। सेकेंडली, क्योंकि कोल्ड वॉर अब ख़त्म हो चुकी थी,
सो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दो पॉसिबिलिटी बची थी, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था। सो दो पॉसिबिलिटी ये बची थी दैट जो रिमेनिंग सुपर पावर होगा, या तो वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, वो पूरी दुनिया का एक लौता सुपर पावर बन के रह जाएगा, वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा और एक तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगी, यानी कि एक ही सुपर पावर रहेगी। या फिर दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि कई और रीजनल जो सुपर पावर्स होती हैं रीजनल लेवल पे वो उभर करके आएंगी और काफ़ी सारे और पावर प्लेयर्स उतरेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, देयर बाय इससे एक मल्टीपोलर यानी कि काफ़ी सारे जगह पे और भी जो बड़े बड़े पावर्स होंगे वो होंगे। सो वो डोमिनेट करेंगे। ये दो एक तरीके से टर्न आउट हो रहा था। एज अ टर्न आउट यूएस एक लौता सबसे बड़ा सुपर पावर बन के रह गया, जिसको कि बैक किया जाता था उसकी पावर के द्वारा, उसकी प्रेस्टीज के द्वारा और उसके कैपिटलिस्ट ह्यूमंगस मॉन्स्टरस इकोनॉमी के द्वारा। और जो डोमिनेंट इकोनॉमी थी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन के जो उभरी थी, ऑब्वियसली वो यूएसए की मार्केट थी। और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस भी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यूएसए का। और जो मेनली जो एडवाइजर्स रहते थे, जो कि लोन प्रोवाइड करते थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को, पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसीज इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल लाइफ। सो क्योंकि यूएसएसआर फॉल हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोशलिज्म की हार हो जाती है, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज रहती थी, जो कैपिटलिस्ट देश रहते थे, दैट मीन्स डेमोक्रेसी, उसकी जीत होती है। तो डेमोक्रेसी एक तरीके से सुपीरियर तरीके से उभर करके आती है। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड कॉन्सिक्वेंस। सो द थर्ड कॉन्सिक्वेंस वाज दैट क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था, सो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट करने से काफ़ी सारी नई कंट्रीज उभर करके आती हैं, और ये जितनी भी नई कंट्रीज थी, इन सारे देशों के अपने अपने एस्पिरेशंस थे, अपने अपने चॉइसेस थे। फॉर एग्जांपल जो बाल्टिक कंट्रीज थी, जो कि यूएसएसआर का एक पार्ट थी, वो ये बाल्टिक कंट्रीज बेसिकली यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी और नेटो को एक तरीके से ज्वाइन करना चाहती थी। वेराज जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जो कि काफ़ी अंडर डेवलप्ड और काफ़ी वीक कंट्रीज थी, वो कंट्रीज अपनी लॉयल्टी रशिया के साथ कंटिन्यू करना चाहती थी। और इस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में काफ़ी नए नए प्लेयर उभर करके आते हैं। सो दीज वर द मेन 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नाउ हम इस वीडियो को क्योंकि 2 पार्ट में करेंगे, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम बाकी के पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे इन अ ब्रीफ। सो लेट अस मीट इन द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है सो डेफिनेटली प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर से इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाने के ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस मीट इन दी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। हाय एवरीवन, सो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं